सोमवार को 500 भारतीय सूडान पोर्ट पहुंचे हैं और इसी के साथ भारत का सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित अपने देश वापस लाने का ऑपरेशन कावेरी शुरू हो चुका है। लेकिन सूडान से भारत के लिए अपने लोगों को सुरक्षित निकाल पाना यूक्रेन के मुकाबले क्यों ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा आज। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मनजीत ठाकुर शो। सोमवार को 500 भारतीय सूडान पोर्ट पहुंचे हैं और इसी के साथ भारत का सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित अपने देश वापस लाने का ऑपरेशन, जिसका नाम ऑपरेशन कावेरी रखा गया है, शुरू हो चुका है। INS सुमेधा से इन भारतीयों को जद्दा लाया जाएगा और वहां से उन्हें एयरक्राफ्ट के जरिए भारत वापस लाया जाएगा। ये ऑपरेशन सूडान में समुद्री मार्ग से किया जा रहा है। सूडान में एयर स्पेस पूरी तरह बंद है, ऐसे में कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट के जरिए बताया कि ऑपरेशन कावेरी के तहत 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, हमारे समुद्री और हवाई जहाज भारतीयों को वापस लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सूडान से भारतीयों को उस गति से नहीं निकाला जा सका है जिस गति से यूक्रेन में ऑपरेशन शुरू हो सका था। जब साल 2022 में रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया तो इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 26 फरवरी को भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू कर दिया था। पहले बैच में 219 भारतीयों को यूक्रेन से मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया। 26 फरवरी 2022 से लेकर 3 मार्च 2022 तक 18,000 भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित भारत लाया जा चुका था। अब बात करते हैं सूडान में फंसे भारतीयों की। 15 अप्रैल से अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। देश में सेना और अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष अपने चरम पर है, लेकिन 9 दिन बाद भी भारत यहां से अपने 3,000 नागरिकों को बाहर नहीं निकाल पाया है। रविवार को भारत ने सऊदी अरब की राजधानी जद्दा में 2 बड़े एयरक्राफ्ट और पोर्ट सूडान पर एक जहाज तैनात किया ताकि यहां फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। 23 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी तैयारियों के तहत भारत सरकार कई विकल्पों पर गौर कर रही है। 2 भारतीय एयरक्राफ्ट C-130J को जिद्दा में तैनात किया गया है। वहीं INS सुमेधा को सूडान के पोर्ट पर तैनात किया गया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि सूडान में भारतीय दूतावास लगातार वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और दूतावास इस बात को लेकर संभावित रास्ता तलाश रहा है कि खार्तूम से कैसे भारतीयों को निकाला जा सके। सूडान में फंसे कई भारतीयों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उन्हें ना तो पीने के लिए पानी मिल रहा है और ना ही बिजली। लेकिन सवाल यह है कि सूडान में बचाव ऑपरेशन शुरू करने में भारत को इतना वक्त क्यों लगा। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल युद्ध लड़ रहे हैं। दोनों ही ओर से जबरदस्त फायरिंग हो रही है और वे किसी को भी बख्श नहीं रहे हैं। निरपराध मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है, एक अमेरिकी नागरिक भी मारा गया है। भारत ये नहीं चाहता कि जब हम अपने लोगों को निकाल रहे हों तो हमारे ही दस्ते पर कोई हमला कर दे। इसलिए ये जरूरी है कि दोनों पक्षों से बात की जाए तो ऑपरेशन उसके बाद ही शुरू किया जाए। जानकारों का कहना है कि भारत विदेश में फंसे अपने लोगों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए किए गए ऑपरेशंस में काफी कुशल है। भारत ने इराक से 1 लाख भारतीयों को निकाला। लीबिया में भी ऐसे ही हालात थे, वहां से भी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया था। जब तक गद्दाफी के हाथों में सत्ता का केंद्र था तो आर्मी सारे एग्जिट पॉइंट को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उनकी हत्या होने के बाद से ही वहां कई सारे मिलिशिया ग्रुप हो गए और वो सभी एक दूसरे पर बिना रुके लगातार फायरिंग करने लगे। तो वही स्थिति सूडान में भी है। यहाँ किसी एक के पास कंट्रोल नहीं है। रविवार को सऊदी अरब ने सूडान में फंसे 66 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसमें भारत के कुछ लोग भी शामिल हैं। रविवार को देर रात फ्रांस ने भी सूडान में फंसे 388 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और इसमें भी भारत के कुछ नागरिक हैं। हालांकि दोनों देशों ने यह नहीं बताया है कि इसमें कितने भारतीय शामिल हैं, लेकिन भारतीय शामिल हैं ये बात पक्की है। इसका कोई ब्रेकडाउन आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। हाल ही में सफलतापूर्वक ऑपरेशन गंगा को अंजाम देने वाले भारत के लिए सूडान में अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना यूक्रेन के मुकाबले कैसे है, और इसकी बात हम करते हैं कि दरअसल यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा था या युद्ध हो रहा है वो 2 देशों के बीच था और जब ऑपरेशन शुरू होने की बात हुई तो सत्ता यूक्रेन के पास ही थी, वहीं एग्जिट रूट रूस के पास थे। ऐसे में भारत ने जल्द से जल्द दोनों ही तरफ से बात की और अपने लगभग 20,000 लोगों को निकाल लिया। इसके पड़ोसी देशों में सरकारें मजबूत थीं, चाहे वो रोमानिया हो, पोलैंड हो या फिर हंगरी हो।
इन देशों ने भी विदेशी नागरिकों को बाहर निकाले जाने के लिए रूट दिया और इसलिए हमारा ऑपरेशन गंगा काफ़ी सफल रहा। लेकिन सूडान में दो ही पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, घरेलू युद्ध किस्म का है, और ऐसे में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने का काम मुश्किल हो जाता है। सूडान में जिन दो जनरलों के बीच की लड़ाई हो रही है, उन दोनों को बचाव ऑपरेशन के लिए राजी करना खुद में बड़ा चैलेंज है। दरअसल ये जोर आजमाइश की लड़ाई है। इसमें कीनिया, जिबूती और दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति बीच बचाव कराने में लगे हुए हैं। सऊदी अरब भी दोनों जनरलों के बीच इस संघर्ष को खत्म करके बातचीत की राह पर उनको लाना चाहता है। अगले एक हफ्ते में हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जनरलों के हालिया बयान में उन्होंने ये साफ किया है कि विदेशी नागरिकों से हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम उन्हें बाहर जाने देंगे। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है एयरपोर्ट की। खार्तूम से पोर्ट तक की दूरी काफ़ी लंबी है, ऐसे में सुरक्षित एयरपोर्ट सबसे ज़रूरी है। ऐसे माहौल में खार्तूम से लोगों को निकालकर पोर्ट तक लाना जोखिम भरा काम है। लोगों को एयरलिफ्ट करके ही राजधानी से बाहर निकालना सुरक्षित है। इसलिए भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि एयरपोर्ट सुरक्षित नहीं है। इसलिए अमेरिका सहित कई देश पोर्ट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन करने को लेकर सहज नहीं है। यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि असल में सूडान में लड़ाई हो क्यों रही है, ये समस्या पैदा क्यों हुई है। असल में बीते 10 दिन से सूडान की राजधानी खार्तूम और देश के अन्य हिस्सों में दो सैनिक बल, दो फौजी ग्रुप आपस में भिड़ गए हैं। इस टकराव के केंद्र में दो जनरल हैं, सूडानी आर्म फोर्सेस FAS के प्रमुख अब्दुल फतेह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के लीडर मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है। दोनों लड़ रहे हैं। साल 2021 में दोनों ने एक साथ काम किया और मिलकर देश में तख्ता पलट किया था, लेकिन अब दबदबे के लिए दोनों के बीच की लड़ाई ने सूडान को बदहाल कर दिया है। करीब एक दशक तक देश पर सैन्य शासन करने वाले उमर अल बशीर सेना के साथ संतुलन बनाने के लिए हेमेदती और RSF पर बहुत भरोसा करते थे। उन्हें उम्मीद थी कि केवल एक सैन्य समूह उनका तख्ता पलट नहीं कर सकता। लेकिन अप्रैल 2019 में जब महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुआ तो बशीर का तख्ता पलट करने के लिए दोनों जनरल एक हो गए। अक्टूबर 2021 में नागरिकों और सेना की संयुक्त सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने हैं। फिलहाल सॉवरेन काउंसिल के जरिए देश को सेना और RSF चला रहे हैं, लेकिन सरकार की असली कमान सेना प्रमुख जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान के हाथों में है। एक तरह से देश के राष्ट्रपति हैं। सॉवरेन काउंसिल के डिप्टी और RSF प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो यानी हेमेदती देश के दूसरे नंबर के नेता हैं। करीब 1 लाख की तादाद वाली रैपिड सपोर्ट फोर्स की सेना में विलय के बाद बनने वाली इस नई सेना का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। RSF प्रमुख का कहना है कि सेना के सभी ठिकानों पर कब्जा होने तक उनकी लड़ाई चलती रहेगी। वहीं सेना ने बातचीत की किसी भी संभावना को नकारते हुए कहा है कि अर्धसैनिक बल RSF के भंग होने तक उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। कैसे ये युद्ध पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, इस बात पर भी निगाह रखनी होगी कि सूडान की भौगोलिक स्थिति इसे अफ्रीकी क्षेत्र का अहम देश बनाता है। इसकी सीमा 7 देशों से मिलती है: मिस्र, इथोपिया, लीबिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इरिट्रिया और दक्षिण सूडान। जानकार मानते हैं कि सूडान के इस गृह युद्ध का असर इसके पड़ोसी देशों पर भी हो सकता है। इन देशों में पहले ही आंतरिक विरोध चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। सूडान की हालत और भारत के इवैक्यूएशन प्लान पर बात करते हैं आवाज़ द वॉइस हिंदी के संपादक मलिक असगर हाशमी से। बहुत बहुत स्वागत मलिक असगर हाशमी आपका। जी आदाब। सूडान के मसले पर सवाल ये है कि सूडान में बचाव ऑपरेशन को शुरू करने में हिंदुस्तान को इतना वक्त क्यों लगा है? देखिए, वहाँ बहुत तेज़ी से जंग चल रही है। 15 तारीख से जो शुरू हुआ है वो अभी तक लगातार, अब से पहले 72 घंटे का अब तो सीज़ फायर का ऐलान हो गया है। वो भी टाइम जो है रात का है, तो थोड़ा हालात सुधरेंगे, फिर मेरे ख्याल से निकलने में ज़्यादा आसानी होगी। भयंकर ढंग से वहाँ पे युद्ध चल रहा है। लेकिन ऑपरेशन गंगा जब हमने चलाया, यूक्रेन से जब अपने छात्रों को और लोगों को बाहर निकाला, 20,000 के लगभग 18-20,000 के आसपास लोग थे, वहाँ पे हमें दिक्कत नहीं हुई। सूडान का मामला यूक्रेन से अलग कैसे है? ये मेरे ख्याल से थोड़ा रिश्तों का भी है। सूडान से हमारे उतने बेहतर रिश्ते नहीं हैं, और जिस तरह का वो भौगोलिक है उसमें थोड़ा सा परेशानी हो रही है। लेकिन हमने तो अब शुरू कर दिया है कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। तो
मतलब अब उस पर हमें ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि एक तो युद्ध का मामला बहुत था, रिश्तों को लेकर के भी है, और फिर जिस तरह से भौगोलिक बनावट है उसमें भी हमें देरी हो रही थी। हमें देरी हो रही कि एयरलिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, बहुत सी चीज़ें, तो इसलिए अभी वो जा रहे हैं, पोर्ट से जा रहे हैं लोग 500 के करीब। सऊदी अरब ने कैसी भूमिका निभाई, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, सऊदी से हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, फ्रांस से भी हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, तो ये ज़्यादा उनके करीब हैं और समुद्री इलाके से वो वहाँ उनकी पहुँच ज़्यादा बढ़िया है। इस वजह से लगातार, बल्कि फ्रांस से ज़्यादा अच्छा काम सऊदी अरब वाले कर रहे हैं, और उन्होंने भारतीयों को भी बड़ी संख्या में निकाला है। फ्रांस ने भी निकाला है और सऊदी अरब ने भी निकाला है। अगर हम ये कहें कि रूस और यूक्रेन जो लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन दो देशों के बीच की लड़ाई थी और यूक्रेन से भी रिश्ते हमारे ठीक ठाक थे, और रूस से तो खैर काफ़ी घनिष्ठ संबंध है, और अगल बगल के जो देश हैं रोमानिया वगैरह, उनसे वहाँ पे मजबूत सरकारें थी, तो उनकी वजह से हमको अपना रेस्क्यू ऑपरेशन या जो एग्जिट रूट है वो निकालने में दिक्कत नहीं। सूडान में दो घरेलू, हाँ, असल में अब मसला यही है, गृह युद्ध चल रहा है, तो अब ये भी एक है कि बात किससे करी जाए। एक तो होना यहाँ सबसे बड़ा मसला हो कि ऐसी स्थिति में किससे बात करी जाए। अब दो तरह से लड़ रहे हैं मिलिट्री वाले, एक तो अर्धसैनिक वाले, दूसरा आर्मी है, तो आपस में इतना भयंकर ढंग से 15 से रुक ही नहीं रहा है। अभी अमेरिका के हस्तक्षेप से काफ़ी लंबी बातचीत के बाद जो है वो तैयार हुए हैं। असल मसला ये भी है, एक बड़ा मसला ये भी है कि जो घरेलू युद्ध चल रहा था उसके वजह से भी बातचीत में हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए ये देरी, हाँ ये देरी हो रही है। लेकिन हम ले आएंगे अपने लोगों को वापस, क्योंकि अब सीज़ फायर हो गया है, रात से शुरू हो गया, 72 घंटे का है हम, और हमारे जो ट्रूप है वो रास्ते में है, समुद्री रास्ते में है, बल्कि कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह की व्यवस्था की गई है ताकि अगर थोड़ा सा दिक्कत हो वहाँ करीब जा करके तो उसको एयरलिफ्ट किया जाए। तो अब बहुत इन 72 घंटों में आप देखिएगा, हालांकि वहाँ ज़्यादा हमारे लोग 3000 के आसपास फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने में ज़्यादा आसानी नहीं होगी, बल्कि हमने तो इससे ज़्यादा निकाला है। हाँ। अभी हमको लगता है कि एक ही झटके में हम 3000 को बाहर ले आएंगे। भारत जो है ऐसे बहुत सारे मसले हुए, इराक से 1 लाख लोगों को निकाला, लीबिया से बहुत सारे लोगों को निकाला, यूक्रेन से हमने बहुत सारे लोगों को निकाला, तो इस मामले में भारत कूटनीति के जरिए या रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी कुशल हो गया है। नहीं, बिल्कुल कुशल हो गया है, और मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो स्थिति नहीं होती, जो एक तो घरेलू युद्ध वाला मामला नहीं होता, फिर जो भौगोलिक की स्थिति वो नहीं होती, तो हम शायद जो है सो बहुत पहले फ्रांस और सऊदी अरब से हम ये काम कर लिए होते। अब तो हम इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं। इसमें अब देखिए, जहाँ होता है हम फट से पहुँच जाते हैं और उसके बाद ले आते हैं। और हमारे रिश्ते, मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी से देखिए कि हमारे रिश्ते जो है इन दिनों बाकी कंट्रियों से बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम नंबर 1 हो गए। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब तो सॉफ्ट जो कूटनीति है उसमें भी हम नंबर वन है। भारत ने कूटनीति के जरिए पूरी दुनिया में अपनी अलग छाप हाल के दिनों में छोड़ी है, जैसा हाशमी साहब खुद भी कह रहे हैं और सभी जानकार भी कहते हैं। युद्ध और आपदाग्रस्त इलाकों से भारतीयों को निकालने के ऑपरेशन में हम काफ़ी कुशल हैं। ऐसे में सूडान से भी हम भारतीय नागरिकों को वापस ले आएंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि मलिक असगर हाशमी कह रहे हैं। आज द मंजीत ठाकुर शो में इतना ही। अगले हफ्ते किसी और मुद्दे पर करेंगे बात। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक असगर हाशमी साहब आपका, और सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि कमेंट के ज़रिए आप बताएं कि आपको ये शो कैसा लगा, और हमारे इस चैनल को आप अपना समर्थन दें, मदद करें और हमें देखें, यही आपकी मदद है। आज दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।